तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। बेसिकली मैं आज बात करने वाला हूँ इस वीडियो में पोस्टग्रेसक्यूएल इंपॉर्टेंट क्लॉज के बारे में। ये पार्ट 2 होगा। मैंने फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी कई सारे क्लॉज कवर कर रखे थे, तो आप एक बार जाके वीडियो गो थ्रू कर लेना अगर आपने मिस किया है तो अगर मैं बात करूँ पोस्टग्रेस क्लॉज के बारे में, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने फर्स्ट लिख रखा है यहाँ पे सिंपल वर्ड में। तो ऑफसेट क्लॉज इन एसक्यूएल इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ रोज to skip from the beginning of the result set. When used in conjunction with the limit clause, it helps control the starting point for fetching rows, enabling pagination or fetching subset of data from a larger result set. तो अगर मैं इसकी बात करूं, इसका एसक्यूएल में यूज तब होता है जब आप चाहते हो कि आपके क्वेरी को रिजल्ट सेट में से कुछ रोज को छोड़ के बाकी के रोज को रिट्रीव किया जाए। या क्लॉज अक्सर लिमिट क्लॉज के साथ यूज किया जाता है, जिससे आप एक स्पेसिफिक रेंज के रोज को रिट्रीव कर सको। तो फॉर एग्जांपल मान लो कि आपके पास एक एम्प्लॉय नेम का टेबल है। एम्प्लॉय नेम के टेबल से आपने क्या करा, एक बारी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज करा तो उसका सारा डेटा आ गया। बट लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, मुझे ये अननेसेसरी डेटा नहीं चाहिए, मुझे केवल 5 रोज तक डेटा देखनी है। तो आप क्या करोगे, इसमें लिमिट 5 यूज कर दोगे, वो जो मैंने पहले बता रखा था वीडियो में। उसके बाद ऑफसेट 5 का यूज तब करते हैं जब आप चाहते हो कि नहीं, मुझे उस 5 रोज को नहीं चाहिए जो स्टार्टिंग से है, उसके बाद जो स्टार्ट हो रही है, 6 से जो स्टार्ट हो रही है वो चाहिए मेरे को, वो 5 डेटा चाहिए। देन ऑफसेट का यूज किया जाता है। मैं आपको एक बारी करके दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली कैसे होता है इसका यूज। तो यहाँ पे जैसे कि मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज। अभी मैंने देखो यहाँ पे आपको दिखाने के लिए मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ इसको। अभी देखो इसमें कितने सारे डेटा आ रहे हैं, टोटल 20 नंबर ऑफ रोज आ रहे हैं, राइट। अभी देखो स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, मोंटी से स्टार्ट हो रहा है। और मुझे मान लो चाहिए केवल मोंटी से लेके अभिषेक तक का डेटा चाहिए मेरे को बस, और बाकी नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिमिट 5 यूज कर देता था, जो मैंने पहले वीडियो में बता रखा है। मैंने यहाँ पे लिमिट 5 का यूज करा। इसके बाद मैंने इसको एग्जीक्यूट करा। अब क्या हो रहा है, केवल 5 डेटाज आ रहे हैं, मीन 5 रोज आ रहे हैं मोंटी से लेके अभिषेक तक। तो मुझे क्या हुआ, नहीं नहीं, मुझे अब ये डेटा नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए कि मुझे अब 5 से नहीं, मेरे को 6 से चाहिए। ये 5 डेटा मेरे को स्टार्टिंग से नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे जस्ट लिख दूंगा ऑफसेट। इसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा 5। इसके बाद मैंने यहाँ पे दे दिया सेमी कॉलन। अब मैं इसको जब एग्जीक्यूट करूंगा, तब देखो क्या हो रहा है। अब ये 6 से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स अभिषेक को इसने क्या करा, जो वहां से स्टार्ट हो रहा है अभिषेक से नेक्स्ट से जो रोज था वो वहां से ले रहा है। अब वो क्या कर रहा है, ये 5 डेटा 5 रोज यहाँ पे रिट्रीव कर रहा है। तो ये एडवांटेज होता है ऑफसेट का यूज करने का। तो अगर आप देख सकते हो, बिल्कुल सिंपल था, इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जस्ट आपको लिमिट के साथ इसको हमेशा यूज करना है। जब भी आपको उस रोज को छोड़ के जो नेक्स्ट वाला रोज है, अगर वो चाहिए आपको, वो आपको डेटा रिट्रीव करना है अपने पर्टिकुलर टेबल से। तो ये काम होता है ऑफसेट का, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था। अभी मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट क्लॉज। नेक्स्ट क्लॉज की हम बात करते हैं, जो कि है यहाँ पे रिटर्निंग। तो यहाँ पे जैसे मेंशन कर रखा है मैंने सिंपल वर्ड में, द रिटर्निंग क्लॉज इन एसक्यूएल इज यूज्ड इन कंजंक्शन विद द इंसर्ट अपडेट और डिलीट स्टेटमेंट टू रिट्रीव वैल्यूज ऑफ कॉलम्स affected by the respective statement. It allow you to obtain the values of specific columns after performing a data modification operation. तो ये बात हो गई रिटर्निंग की। अगर मैं रिटर्निंग की बात करूं तो इसका इस यूज एसक्यूएल में तब किया जाता है जब आप चाहते हो कि इंसर्ट अपडेट और डिलीट स्टेटमेंट के साथ मुझे कुछ डेटा देखनी है, जो भी हमने इंसर्ट किया है, जो भी हमने अपडेट किया है, जो भी हमने डिलीट किया है, उस स्टेटमेंट को मैं क्या करना चाहता हूँ, रिटर्निंग की हेल्प से देखना चाहता हूँ। तब हम रिटर्निंग का यूज करते हैं। तो मैं आपको समझा देता हूँ प्रैक्टिकली कैसे उसका यूज होता है। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे पीजी एडमिन पे। अब यहाँ पे मैं आपको क्वेरी लिख के दिखाऊंगा कैसे होता है ये। अब मान लीजिए आपके पास एक स्टूडेंट का नेम का टेबल है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्वेरी में लिख देता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ये टेबल एग्जिस्ट करता है कि नहीं इस डेटाबेस में।
तो मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट करा। अभी यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, हाँ ये स्टूडेंट नेम का टेबल है, उसमें कई सारे रोज हैं जो कि है स्टूडेंट नेम, एज, स्ट्रीम, सेक्शन, ग्रेड, स्टेट, स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर। तो ये सारे रोज यहाँ पे कॉलम्स हैं और जिसमें कई सारे वैल्यूज मैंने इंसर्ट कर रखे हैं। ये तो मुझे पता चल गया स्टूडेंट नेम का टेबल है। अब मैं रिटर्निंग का यूज कैसे करूँ मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपल है, हमने देख लिया कि स्टूडेंट नेम का टेबल है। अब मान लो इसमें मैं कुछ इंसर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा इंसर्ट क्वेरी, इंसर्ट इनटू। अब मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट, जो भी टेबल नेम है आपका। इसके बाद मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट नेम लिखूंगा जो कि कॉलम नेम है। इसके बाद मैं कॉमा एज, कॉमा स्ट्रीम, ये मैंने कॉलम नेम दे दिया। और यहाँ पे मैं कॉमा ग्रेड दे देता हूँ। ये तो मैंने सारे कॉलम्स नेम दे दिया। मैं यहाँ पे वैल्यूज इंसर्ट करूँगा। वैल्यूज मैंने क्या दे दिया, स्टूडेंट नेम दे दिया मैंने, शुभ। इसके बाद मैंने कॉमा एज दे दिया मैंने 24, कॉमा। इसके बाद मैंने यहाँ पे स्ट्रीम क्या दे दिया, स्ट्रीम मैंने दे दिया यहाँ पे लेट्स से CS दे दिया, कंप्यूटर साइंस। इसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने ग्रेड क्या दे दिया, मैंने ग्रेड दे दिया A। ये तो मैंने वैल्यूज दे दी यहाँ पे। अब क्या करूँगा मैं यहाँ पे, देखो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा रिटर्निंग। अब काम आएगा रिटर्निंग का। मैंने यहाँ पे दे दिया स्टूडेंट आईडी। अब इससे क्या होगा, अब इससे ये होगा जो भी आपने यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करी है वो यहाँ पे लिख के आ जाएगा कि इसकी स्टूडेंट आईडी क्या बनी। अभी जब मैं इसको इंसर्ट करूंगा तो इसकी एक आईडी बनेगी, वो जो सीरियल नंबर होता है प्राइमरी की, मैंने बताया था आपको। अब जब मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगा तो एक तो भाई बनेगी आपकी आईडी। उससे क्या होगा, स्टूडेंट की आईडी आपको यहाँ पे रिटर्न करके दिखा देगा कि ये पर्टिकुलर स्टूडेंट आईडी है जिसमें आपने वैल्यू इंसर्ट करी है। तो ये काम होता है रिटर्निंग क्लॉज का। अब मैं क्या करूँ, इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ इंसर्ट क्वेरी को। अब मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट करा। अभी यहाँ पे देखो 18 लिख के आ रहा है। जो भी मैंने यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करी है, जो उसकी आईडी बनी है वो 18 बनी है। तो ये काम होता है आपके रिटर्निंग क्लॉज का। अब ऐसे ही आप अपडेट के साथ भी यूज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अपडेट, उसके बाद मैंने दे दिया टेबल नेम स्टूडेंट्स। इसके बाद मैंने दे दिया सेट एज इक्वल टू एज प्लस 1। इसके बाद मैं यहाँ पे दे दूंगा रिटर्निंग क्लॉज। मैंने दे दिया स्टूडेंट आईडी। इसके बाद कॉमा स्टूडेंट नेम। ये सारे कॉलम्स नेम है। इसके बाद एज, सेम कॉलम। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अपडेट सेट इक्वल टू, मैंने एज इक्वल टू एज प्लस 1 मैंने क्या करा है, अपडेट कर दिया है। इसको मैंने एग्जीक्यूट करा तो यहाँ पे देखो एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे मैंने अपडेट की स्पेलिंग गलत लिखी है। इट्स माय बैड, आपको ये ध्यान रखना है। अभी मैंने जब इसको एग्जीक्यूट करा तो अभी यहाँ पे देखो जितने भी वैल्यू यहाँ पे अपडेट हुए हैं वो यहाँ पे आपको क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है स्टूडेंट आईडी जो मैंने यहाँ पे लिखा है। स्टूडेंट नेम आपको शो कर रहा है और एज। एज में क्या हुआ, जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट थे उसमें अपडेट होके अगर किसी का 20 था तो 21 हो गया, 22 था तो 23 हो गया, अगर 20 था 21। तो ऐसे क्या हुआ, सारे एज जो है एक जो है इंक्रीज हो गई यहाँ पे इस पर्टिकुलर रिजल्ट सेट में। तो ये काम आपका रिटर्निंग हो गया अपडेट के साथ। अब जैसे कि आप डिलीट कर रहे हो कुछ, मैंने यहाँ पे लिखा डिलीट। इसके बाद मैंने लिखा फ्रॉम स्टूडेंट्स। इसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेयर। इसके बाद मैंने क्या लिखा यहाँ पे, एज इक्वल टू, मैंने लिख दिया 23। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा रिटर्निंग।
अब रिटर्निंग में मैंने क्या करा, जस्ट यही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे क्या रिटर्न करना चाहता हूँ कि जो भी मैं यहाँ पे पर्टिकुलर स्टूडेंट नेम को डिलीट कर रहा हूँ, जिसकी एज क्या है 23 है, उसका यहाँ पे आईडी रिटर्न होना चाहिए, स्टूडेंट नेम रिटर्न होना चाहिए, एज रिटर्न होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मुझे डिलीट होने के बाद शो करेगा कि ये आपका जो नेम था, ये स्टूडेंट, ये डिलीट हो चुका है और आपका जो डिलीट किया हुआ डेटा है ये है। तो आपको वो रिटर्न करके शो कर देगा। यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। अभी यहाँ पे देखो, ये जितने भी एलिस जॉनसन नेम का स्टूडेंट नेम था वो सारे डिलीट हो चुके हैं। उसकी एज क्या थी, 23 थी। और यहाँ पे वो रिटर्न करके आपको शो कर रहा है कि हाँ भाई, ये आपका जो है स्टूडेंट जो नेम है एलिस जॉनसन, जिसकी एज यहाँ पे आईडी जो है 4, 7, 11, 12, 16 और यहाँ पे एज क्या है उसकी 23 है। तो ये चीज़ें आपको शो करेंगे जब आप रिटर्निंग क्लॉज का यूज़ करोगे। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था, आपको समझ आया होगा। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट क्लॉज के बारे में। यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे विद क्लॉज है। तो विद क्लॉज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जैसे मैंने लिख रखा है, द विद क्लॉज इन एसक्यूएल इज यूज्ड टू क्रिएट अ टेम्पररी टेबल लाइक स्ट्रक्चर विद इन अ क्वेरी। इट हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स क्वेरीज into simpler, more readable parts by allowing you to define and name temporary result set, common table expression or CTEs that can be used in main query। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे इसका यूज होता है। अगर मैं इसकी बात करूँ बिट क्लॉज की, तो बिट क्लॉज बेसिकली क्या करता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, बिल्कुल आपको समझ आया होगा, आपको लिखा है यहाँ पे कि ये एक टेम्पररी टेबल क्रिएट करता है। जब आप क्वेरी कोई लिखते हो तो ये एक टेम्पररी टेबल क्रिएट करता है, जो कि आप अपने क्वेरी के बाकी हिस्से में यूज कर सकते हैं। ये एक टेबल एक्सप्रेशन, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, CTE के लिए यूज किया जाता है। तो मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आए कैसे इसका यूज होता है। तो मैं आ जाता हूँ PG एडमिन पे और यहाँ पे मैं लिखूंगा, मैंने लिखा यहाँ पे सेलेक्ट इंप नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज। इसके बाद मैंने यहाँ लिखा वेयर रोल इक्वल टू HR। मैंने क्या करा, एक यहाँ पे सॉरी, यहाँ कॉमा की जगह मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया था। तो एम्प्लॉय नेम करा और यहाँ पे सैलरी में क्या चाहता हूँ कि एम्प्लॉय नेम और सैलरी रिट्रीव करना चाहता हूँ एम्प्लॉय टेबल से, और जिसका रोल क्या हो, HR का हो। अब मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करूँ, पहले एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि ये जो हमने लिख रखा है ये बिल्कुल सही है कि नहीं है। तो मैंने इसको एग्जीक्यूट करा, हाँ यहाँ पे देख सकते हो एम्प्लॉय नेम भी आ रहा है, उसकी सैलरी भी आ रही है। तो ये चीजें हमने कर ली। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक टेम्पररी टेबल क्रिएट कर लूंगा विद का यूज करके। मैंने यहाँ लिखा विद एम्प्लॉय सैलरीज एज, मैंने यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट दे दिया, इसको यहाँ पे नहीं, इसको यहाँ पे लगा देते हैं हम नीचे। इसके बाद अब अगर आप यहाँ पे लिखोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय एम्प्लॉइज सैलरीज, ये अंडरस्कोर में है सॉरी। उसके बाद वेयर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000। मैं वो सारे सैलरी रिट्रीव करना चाहता हूँ जिसकी 50,000 से ज़्यादा हैं। अब मैंने इसको एग्जीक्यूट करा तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एम्प्लॉय सैलरी डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने S लगा दिया यहाँ पे बाय मिस्टेक। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे देखो क्वेरी जो है सक्सेसफुली रन हो गई। अभी यहाँ पे देखो 6 डेटाज आ रहे हैं हमारे पास, मोंटी, थैंक्स, यू, मार्टिन, मोंटी, नियो, ये सारे एम्प्लॉयज नेम आ रहे हैं। उनकी सैलरी यहाँ पे 55,000, 75,000, 50,000 से सबकी ज्यादा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे वेयर क्लॉज का यूज करके दे रखा है कि वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 50। तो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे वैल्यूज आप देख सकते हो सब 50,000 से ज्यादा हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जिसका 50,000 से कम है।
तो कैसे मैंने यहाँ पे विद क्लॉज की हेल्प से एक टेम्परेरी टेबल क्रिएट करा। टेम्परेरी टेबल क्रिएट करने के बाद मैंने यहाँ पे एक सेलेक्ट क्वेरी का यूज करा और मैंने क्या करा, इसी में एक कंडीशन लगा दिया, मीन्स वेयर क्लॉज का यूज करके मैंने दे दिया कि अगर इतनी सैलरी है तो क्या करे, वो मेरे को वैल्यू इनपुट दे दे, रिजल्ट सेट में आउटपुट दे दे। तो ये काम होता है विद का यूज हम तब करते हैं जैसे कि मान लो हमें एक कॉम्प्लेक्स क्वेरी बनानी है। जब आप रिलीज पैकेज पे वर्क करते हो रियल लाइफ में, अगर मैं बात करूं जब आप जॉब कर रहे हो किसी कंपनी में एसक्यूएल डेटाबेस पे, तो आपको एक कॉम्प्लेक्स क्वेरी बनाने को लिए दिया जाता है। तो आप क्या करते हो, अगर आप विद क्लॉज का यूज नहीं करते तो वो बहुत ही ज्यादा ना कॉम्प्लेक्स हो जाती है, वो रीडेबिलिटी नहीं होती। तो विद क्लॉज का हम यूज करके हम क्या करते हैं, कोड का रीडेबिलिटी बढ़ा देते हैं ताकि वो पढ़ने में बहुत ही आसान हो जाए और जो हमारी क्वेरी है उसको मॉड्यूलर हो जाए। मीन्स एकदम आपको कह सकते हो कि छोटे छोटे जब पार्ट में आप डिवाइड कर दोगे विद क्लॉज का हेल्प से, मीन्स आप एक टेम्परेरी टेबल क्रिएट करते हो तो क्या करोगे, जितनी भी क्वेरी है जब आप कोई लिख रहे हो तो ऐसे ही आप छोटे छोटे पार्ट में उसको डिवाइड कर दोगे विद क्लॉज की हेल्प से, तो एक टेम्परेरी टेबल क्रिएट हो जाएगा। उससे क्या होगा, हम आसानी से कोड को पढ़ पाएंगे। तो ये काम होता है विद क्लॉज का। अब मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट पे, मैं बात करूंगा नेक्स्ट क्लॉज के बारे में जो कि है केस। तो अगर मैं केस की बात करूं तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, द केस क्लॉज इन एसक्यूएल इज यूज्ड फॉर conditional logic with a query. It allows you to perform different actions based on specified conditions. The case clause evaluates condition and returns a result expression. When a condition is true, it is often used in select statements to create a customized output based on specific criteria. तो ये बात होती है केस की। अगर मैं केस की बात करूं तो ये कह सकते हो एक कंडीशनल एक्सप्रेशन है जिसका यूज कंडीशनल लॉजिक के लिए होता है, और ये क्लॉज मल्टीपल कंडीशन के बेसिस पर क्या करता है, एक्सप्रेशंस को इवेल्युएट करता है, और इसका यूज हम सेलेक्ट, अपडेट और डिलीट स्टेटमेंट में कर सकते हैं। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली, तब आपको ज्यादा समझ आएगा। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे और मैंने यहाँ पे दे दिया सेलेक्ट, मैंने यहाँ पे लिखा एम्प्लॉय नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम, किससे मैं ले रहा हूँ, अभी मैं फ्रॉम का यूज नहीं करूंगा, कोई नहीं कर देते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया फ्रॉम एम्प्लॉयज, मैं किससे ले रहा हूँ, एम्प्लॉयज फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय नेम का है। इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लगा दूंगा कॉमा, मैं नीचे कर देता हूँ इसको, मैंने यहाँ पे लिखा केस। अब मैं ना इसके अंदर केस लगाऊंगा। केस मैंने क्या लगाया, मैंने लिखा व्हेन सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000 देन सैलरी को मैं किस कैटेगरी में लाऊंगा, हाई सैलरी। इसके बाद मैंने लिखा व्हेन सैलरी इज ग्रेटर देन 30,000 and salary is less than 50,000, then इसको मैं किस कैटेगरी में लाऊंगा, मीडियम। इसके बाद मैंने यहाँ लिखा एल्स लो सैलरी, और मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ, मैं अब इसको क्या करूंगा, एंड कर दूंगा। एंड कर दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने फ्रॉम एम्प्लॉयज कर ही रखा था, टेबल का नेम मैंने यहाँ पे दे रखा था। अब मैं जब इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो देखो अब रिजल्ट सेट में क्या आएगा। तो यहाँ पे देखो कुछ एरर आ रहा है फ्रॉम में, तो यहाँ पे ना एंड पे मैंने इसको देना पड़ेगा, एंड एल्स सैलरी कैटेगरी। तो आपको ना एक एलियास नेम देना पड़ेगा लास्ट में, जितने भी आपने स्टेटमेंट लिख रखा है उसको किस एलियास नेम क्या देना है, एंड एस सैलरी सब कैटेगरी, सैलरी कैटेगरी। अब मैं जब इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे देखो एक आपका रिजल्ट सेट में क्या आ रहा है, जो मोंटी नेम का एम्प्लॉय था उसकी सैलरी क्या थी, कैटेगरी में आ रहा है, हाई सैलरी कैटेगरी में आ रहा है। ब्रायन की सैलरी क्या है, 65,000.5 है, तो ये किस में आ रहा है, हाई सैलरी में आ रहा है। क्लिंटन की सैलरी 49,613 है, तो मीडियम में आ रहा है।
मतलब आप देख सकते हो कि जिस हिसाब से मैंने यहाँ पे कंडीशन दे रखे हैं उस हिसाब से यहाँ पे वो उस कैटेगरी में यहाँ पे शो कर रहा है। अब ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसकी सैलरी क्या हो 30,000 से लेस हो, तो इस वजह से यहाँ पे कोई भी लो सैलरी नहीं आ रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे दे रखा है एल्स अगर ऐसा होता है तो लो सैलरी कैटेगरी में आ जाए। बट यहाँ पे देख सकते हो कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी लो सैलरी है। अब मैं आपको इसको अपडेट के साथ करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा अपडेट, मैंने यहाँ पे लिखा एम्प्लॉइज जो कि हमारे टेबल का नेम है। इसके बाद मैं सेट सैलरी इक्वल टू केस। अब मैं केस क्या दूंगा, अब मैं केस देता हूँ कि व्हेन, जब सैलरी क्या हो ग्रेटर देन, मैं यहाँ पे दे देता हूँ सैलरी क्या हो लेस देन 60,000, 60,000 हो, देन क्या हो सैलरी इंक्रीमेंट हो जाए 10%, इसका मतलब है 10%। व्हेन सैलरी क्या हो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 एंड सैलरी लेस देन 80,000, देन क्या हो सैलरी इंक्रीमेंट हो जाए 1.05 मतलब 5%। अगर इन दोनों कंडीशन नहीं होते, ये दोनों कंडीशन मतलब ये केस अप्लाई नहीं होता, एल्स सैलरी एंड, अब क्या होगा कि अगर ये दोनों केस इसमें अप्लाई नहीं होता, जो भी यहाँ पे वैल्यूज आ रही हैं, तो क्या होगा सैलरी ज्वाइन करते हुए रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, जो पहले था वही रहेगा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी जो यहाँ पे जस्सी मोंटी है 55,000 आ रहा है, ब्रायन है 65,000 आ रहा है, अमांडा 85। अभी जब मैं इसको अपडेट करूंगा तो आप देखो क्या आएगा। मैंने इसको एग्जीक्यूट करा तो यहाँ पे दिखा रहा है कि अपडेट सक्सेसफुली। अब मैं इसको एक बार सेलेक्ट क्वेरी का यूज करके आपको दिखा देता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, तो अभी यहाँ पे देखो मोंटी की सैलरी इंक्रीज होके 10% इंक्रीमेंट होके 60,500, ब्रायन की सैलरी भी इंक्रीमेंट हो गई, अमांडा की सैलरी इंक्रीमेंट कुछ नहीं हुआ जो करते हुए हैं, बिकॉज ऐसा कोई नहीं है। मतलब आप देख सकते हो मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया ही नहीं, यहाँ पे कोई ऐसा कंडीशन मैंने दिया था कि सैलरी अगर 80,000 से कम हो या तो 60,000 के बराबर या उससे ज़्यादा हो तभी इंक्रीमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब इस एक की सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है और देख सकते हो माइकल की सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं हुआ बिकॉज कंडीशन अप्लाई ही नहीं करता इसमें। तो ऐसे आप यूज कर सकते हो अपडेट स्टेटमेंट के साथ अपने केस क्लॉज का। अब मैं आपको दिखा देता हूँ डिलीट के साथ कैसे यूज करते हैं। मैं आ जाता हूँ नीचे, मैंने यहाँ पे लिखा डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉइज पे मैंने लिखा वेयर क्लॉज। वेयर बेसिकली क्या करता है फिल्टर करने के काम आता है, मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा केस। अब केस में मैं क्या देता हूँ व्हेन क्या हो रोल क्या हो HR हो, रोल इक्वल टू HR एंड सैलरी क्या हो 60,000 से ज्यादा हो मीन्स ग्रेटर देन 60 एंड अगेन मैं क्या लिखता हूँ सैलरी अगर क्या हो 70,000 से कम हो देन 1 रिटर्न करे। उसके बाद व्हेन रोल इक्वल टू QA एंड सैलरी क्या हो ग्रेटर देन 50,000 एंड सैलरी लेस देन 60,000, 60,000 से कम हो देन 1 रिटर्न करे। एल्स क्या हो 0। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती जितनी यहाँ पे मैंने लिखी है तो क्या करेगा 0 रिटर्न करेगा। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंड इक्वल टू 1। इससे क्या होगा कि अगर ये वैल्यू 1 रिटर्न करती है यहाँ पे जो भी हमने केस यहाँ पे लगाया हुआ है
उससे क्या होगा, एंड इक्वल टू अगर 1 होता है तो वो सारे डिलीट हो जाएंगे। अगर मैंने यहाँ पे 0 किया होता तो एल्स जो पार्ट में आते हैं वो सारे डिलीट हो जाते। तो अभी मैंने क्या करा है कि मैं ये वाले डिलीट करना चाहता हूँ, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे 1 दे रखा है यहाँ पे। अब मैं आपको एक बार सेलेक्ट क्वेरी का यूज करके दिखा देता हूँ क्या क्या डेटा अभी उसमें है। तो अभी आपको डिलीट करने के बाद आपको दिखेगा कि हाँ क्या चेंजेस आए हुए हैं। अभी यहाँ पे मैंने क्या करा है, मैंने डिलीट करा है कि अगर कोई भी ऐसा हो जो जिसका रोल एचआर हो, तो एक बार रोल एचआर जो है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो एचआर है ना। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, अभी जब मैं डिलीट क्वेरी का यूज करूंगा, यहाँ पे देखो मोंटी है, उसकी सैलरी 60,000 से ज्यादा है, और मैंने क्या लिखा है, सैलरी अगर 70,000 से कम हो। तो मतलब हम कह सकते हैं इसकी सैलरी 60,000 से ज्यादा है बट 70,000 से कम है। तो मोंटी क्या होगा, एचआर में आता है तो ये डिलीट हो जाएगा। और मारिया जो है, मारिया भी इस कैटेगरी में नहीं आती, तो मारिया का जो है वो डेटा यहीं पे बना रहेगा, वो डिलीट नहीं होगा। अब यहाँ पे मैं ऐसे क्यूए का देख लेता हूँ। क्यूए में क्या है, कुछ ऐसे हैं जो यहाँ पे मैंने दे रखा है 50,000 से ज्यादा एंड 60,000 से कम। तो मतलब ये विवेक जो है इसकी 50,000 से तो ज्यादा है बट 60,000 से कम है, तो ये भी वैल्यू रिटर्न 1 करेगा। तो ये दोनों क्या होंगे, तीनों डिलीट हो जाएंगे। अभी मैं इसको क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली, और यहाँ पे डिलीट 5, मतलब 5 रोज डिलीट हो चुके हैं। अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट करा। अभी देखो यहाँ पे जो एचआर पार्ट में आपको दिखा रहा था, जो 65 समथिंग कुछ था, वो डिलीट हो चुका है यहाँ से। बट यहाँ पे देखो 42 वाले डिलीट नहीं हुए, बिकॉज मैंने यहाँ पे ऐसे कोई कंडीशन दे नहीं रखा। अब क्यूए में जाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अभी आप देख सकते थे कि 2 डेटा थे, यहाँ पे अभी एक ही आ रहा है, बिकॉज वो डिलीट हो गया जो 54,000 वाला डेटा था, क्योंकि मैंने ऐसा यहाँ पे कंडीशन दे रखा है कि एंड इक्वल टू 1। अगर मैं यहाँ पे एंड इक्वल टू 0 कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने अगर 0 कर दिया तो ये सारे डिलीट हो जाएंगे, बिकॉज ये सारे जो कंडीशन है, कह सकते हो आप, इनके बीच नहीं आते। तो मैं अगर इसको करके दिखाऊं आपको, लेट से मैंने यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करा, डिलीट 15, मतलब 15 डेटा यहाँ से डिलीट हो चुका है जो 0 में आ रहे थे। अभी मैं एग्जीक्यूट करूंगा, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, बिकॉज हमने क्या किया था कि अगर 1 आता है तो वो कंडीशन जो सेटिस्फाई हो रही थी वो सारे डिलीट हो गए यहाँ से। अब जो बच रही थी वो सारे 0 में आ रहे थे, कि मीन्स अगर ऐसा नहीं होता तो वो 0 रिटर्न करेगा। तो अब मैंने क्या कर, एंड इक्वल टू 0 कर दिया, वो जितने भी डेटा थे वो भी डिलीट हो गए। तो ये आपको ध्यान रखना है जब भी आप केस स्टेटमेंट का यूज करो। तो ये सारी बात हो गई केस स्टेटमेंट की। मैं अब आ जाता हूँ अपने नेक्स्ट, जो कि मेरा क्लॉज है ओवर। तो ओवर क्लॉज की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, द ओवर क्लॉज इन एसक्यूएल इज लाइक अ विंडो दैट lets you control how a function sees and process row in a result set. It is often used with aggregate function to perform calculations over a specific range और partition of row। मैं over की बात करूं तो ये विंडो फंक्शन के साथ यूज होता है, और ओवर फंक्शन कह सकते हो ओवर क्लॉज स्पेसिफाई करता है कि विंडो फंक्शन में कैसे हम ऑपरेट करेंगे। तो ये काम होता है ओवर का। तो अगर मैं ओवर का अगर आपको बताऊं तो मैं पार्टीशन बाई के साथ यूज करके आपको दिखाऊंगा, एक साथ ही सारी क्वेरी जो मैं रन करूंगा वहां पे आपको करके प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। ओवर जब मैं यूज करूंगा तो पार्टीशन बाई के साथ यूज करके दिखाऊंगा। तो बेसिकली मैं अभी आपको बता देता हूँ पार्टीशन बाई क्या होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे नेक्स्ट क्लॉज लिख रखा है, द partition by clause in SQL is used with the window function to divide the result set into partition to which the function is applied separately. It helps in performing calculation and aggregations within specific groups or partition of data, providing more granular control over how the window function operates. तो ये भी विंडो फंक्शन के साथ यूज होता है, और यह रोज को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड करता है, जिन्हें हम पार्टीशन कहते हैं। इसका मतलब है कि फंक्शन हर ग्रुप के लिए अलग अलग रिजल्ट क्रिएट करेगा। इससे हम कुछ मटेरियल में ग्रुप्स में डिवाइड करके उसमें हम स्पेशल एक्शन कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लीजिए आपके पास एक टेबल है,
जिसका कह सकते हो आप ऑर्डर नेम का एक टेबल है, जिसमें आपने क्या करा, एक सेल्स अमाउंट दिया और डेट कॉलम है। आप चाहते हैं कि हर प्रोडक्ट के लिए उस सेल जो भी अमाउंट है वो किसके बेसिस पे आए, डेट के बेसिस पे आए, और हम उसका एक सम करके देखें। कुमुलेटिव फंक्शन जो होता है, मीन्स हम कह सकते हैं कुमुलेटिव सम करके देखेंगे उस फंक्शन के बेसिस पर। तो ऐसे हम पार्टीशन बाय का यूज करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कैसे इसका होता है यूज। तो मैं इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे आपको एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ऐसा कोई टेबल है ऑर्डर्स नेम का। यहाँ पे मैंने लिखा ऑर्डर्स, बिकॉज आपको नहीं पता होता कौन सा टेबल है कौन सा नहीं है, तो आपको एक बार चेक करके देखना पड़ेगा सेलेक्ट क्वेरी का यूज करके। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि हाँ, ये मेरे कुछ डेटाज हैं, जैसे कि ऑर्डर्स में कुछ कॉलम्स हैं, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट नेम, ऑर्डर अमाउंट, ऑर्डर डेट। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पार्टीशन बाई और ओवर दोनों का यूज करके आपको दिखाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम कॉमा ऑर्डर अमाउंट। मैंने यहाँ पे दे दिया ऑर्डर अमाउंट कॉमा, यहाँ पे मैंने दे दिया ऑर्डर डेट कॉमा। अब मैं क्या करता हूँ, सम कर देता हूँ किसका, ऑर्डर अमाउंट का, अंडरस्कोर है ना यहाँ पे अमाउंट। मैंने क्या करा, इसमें एक फंक्शन लगा दिया सम नेम का, और ये क्या होगा, अब ऑर्डर जो भी अमाउंट होगा इसका ऑर्डर का, वो सारा सम होके आएगा। अब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, ओवर। ये देख सकते हो मैं यहाँ पे ओवर क्लॉज का यूज कर रहा हूँ। तो बेसिकली मैं किसके साथ यूज कर रहा हूँ, इस फंक्शन के साथ, विंडो फंक्शन के साथ यूज कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या दूंगा, पार्टीशन, TION, पार्टीशन बाई। मैं किसके बेस पे पार्टीशन करना चाहता हूँ, मैं पार्टीशन करना चाहता हूँ प्रोडक्ट नेम के बेस पे। तो यहाँ दे दिया मैंने प्रोडक्ट नेम, उसके बाद मैंने यहाँ दे दिया ऑर्डर बाई। ऑर्डर बाई मैंने किससे दे दिया, ऑर्डर डेट। किसके बेस पे मैं ऑर्डर करना चाहता हूँ, मीन जो मेरा ये क्रम है किस बेस पे मैं रखना चाहता हूँ, ऑर्डर बाय, ऑर्डर डेट के बेस पे। यहाँ पे देख सकते हो बाई होगा। इसको मैं अब क्लोज कर देता हूँ ब्रैकेट। इसको मैंने क्या दे दिया, अलियास नेम। मैंने दे दिया इसको अलियास नेम कुमुलेटिव सम। इसको मैंने ये नेम दे दिया, एलियास नेम। अब मैं कहाँ से ले रहा हूँ इस सम को, मैं इस सब को ले रहा हूँ फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल से। तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर्स लिख दिया। अब मैं अगर इसको रन करूंगा तो बेसिकली इसमें क्या चेंजेस आएगा आप सोच सकते हो। बेसिकली इसमें क्या होगा, अब जब मैं इस क्वेरी को रन करूंगा, ये क्या होगा, जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे देख सकते हो अभी ना रेंडमली आ रहे हैं, लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट, हेडफोन्स। बट मैं जब इस क्वेरी को रन करूंगा तो क्या होगा, सारे प्रोडक्ट क्या होगा कि लैपटॉप है तो लैपटॉप का आएगा उसका सम होके, उसके बाद स्मार्टफोन आएगा उसका सम होके यहाँ पे आएगा, उसके बाद टैबलेट आएगा उसका सम होके आएगा। तो आप कह सकते हो एक ऑर्डर मीन्स, और किसके बेस पे आएगा, ऑर्डर डेट के। मैंने क्या कर रखा है, ऑर्डर बाई ऑर्डर डेट, और पार्टीशन मैंने किसका कर रखा है, प्रोडक्ट नेम को। मतलब इन सबको डिवाइड कर दो और ऑर्डर डेट के बेस पे ऑर्डर कर दो। उसके बाद जो अलियास नेम है उसका क्या आएगा, कुमुलेटिव सम आएगा फ्रॉम ऑर्डर्स। किससे हम ले रहे हैं, टेबल से ले रहे हैं। तो अब मैं इस बार इसको रन करके दिखाऊं आपको, यहाँ पे एग्जीक्यूट करा मैंने। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कैमरा, कैमरे में ऑर्डर अमाउंट क्या आ रहा है, 450, और इसका ऑर्डर डेट क्या आ रहा है, 2024/1/22। ये इसका ऑर्डर डेट है। और सम क्या आ रहा है इसका, 2700। मतलब कि ये जो कैमरा नेम का प्रोडक्ट है उसका जो ऑर्डर अमाउंट इतना है 450 था, और ये कितनी बार सम होके आया है, 2700 आ रहा है। मतलब ये जो कैमरे देख सकते हो कितनी बार कैमरा यहाँ पे 6 टाइम है। अगर आप 450 इंटू 6 करते हो तो उसका जो सम होगा, मतलब आप अगर 6 बार ऐड करोगे तो 2700 होगा।
अगर आप 6 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 2700 होगा। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आप 6 टाइम मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और एडिशन बार बार करोगे तो उससे बेटर है कि आप मल्टीप्लाई करके देख लो। तो अगर आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो यही सम आएगा इसका, अगर 450 को आप 6 टाइम ऐड करते हो। तो सिंपल है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आ रहा है अभी। अब आपको देखोगे कि यहाँ पे यार सब डिवाइड तो हो गया, बट ये बार बार रिपीट क्यों हो रहा है। देखो यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है। रिपीट इस वजह से हो रहा है कि हमने सब कुछ सही से तो कर दिया, बट अब हमने क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे डिस्टिंक्ट का यूज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्टिंक्ट। अब इससे क्या होगा, डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आएंगी। मैंने इसको एग्जीक्यूट करा। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, लैपटॉप 1200 और इसका जो टोटल सम है वो कितना है 3600। मतलब ये लैपटॉप जो प्रोडक्ट है 3 बार था इसमें, तो इस वजह से 1200 को अगर हम 3 बार ऐड करते तो 3600 हो जाएगा। अभी देखो सब कुछ एक ही बार ही आ रहा है। अभी कैमरा वहां पे कितनी बार आ रहा था, 6 बार ही आ रहा था, बट अभी यहाँ पे एक बार आ रहा है, बिकॉज हमने डिस्टिंग का यूज करके इसको क्या करा कि जो बार बार डुप्लीकेट रिपीट हो रहा था उसको मैंने यूनिक बना दिया। मीन्स अब जो यूनिक वैल्यू है केवल वही आएगा, अदरवाइज नहीं आएंगे, जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज है वो नहीं आएंगे। तो ये काम होता है इन सब का। तो ये सारी चीजें मैंने कर दी पार्टीशन बाई का यूज करके। तो देख सकते हो आपके लिए कितना इजी हो जाता है इसका यूज करना जब आप इसका यूज करते हो। तो तो ये सारी बात हो गई पार्टीशन बाई की। तो देखा यहाँ पे मैंने कैसे यूज करा। तो आप भी ऐसे ही पार्टीशन बाई का यूज कर सकते हो और जो है पार्टीशन बाई की हेल्प से आप डिवाइड कर सकते हो। तो सिंपल वर्ड में कहूँ कि ये क्या करता है, आपकी डेटा को पार्टीशन में डिवाइड करके अब विंडो फंक्शन को लगाने में मदद करता है, जिससे आप स्पेसिफिक सबसेट ऑफ डेटा पर कैलकुलेशन कर सकें। और अगर मैं बात करूं ओवर की, तो ओवर जो है विंडो फंक्शन के साथ यूज होता है और ये क्या करेगा, विंडो फंक्शन कैसे ऑपरेट करेगा उसमें ये आपकी हेल्प करता है। तो ये पार्टीशन बाई हो गया और इसी में एक ओवर का यूज करते हैं। और तो कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल सिंपल है। आप इसमें सब क्वेरी का भी यूज कर सकते हो। सब क्वेरी आप कैसे यूज करना है वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी आप इतना ही समझो। तो आज के लिए एंड करते हैं। जितना मैंने बताया आई थिंक आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।